दुकान पे जाना 4th और 5th क्लास से शुरू हुआ मेरा। फाइनेंशियल कंडीशंस भी वैसी नहीं थी। माँ को अचानक से रेमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ। क्लास में भी एक बार बोला था कि क्या करते हैं, पटरी वालों को भी आने देते स्कूल में, ये यहाँ आके क्या करेंगे। कभी ऐसा लगता था कि भगवान ने या ऊपर वाले ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, सब बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि बाकी लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब खेल कूद भी रहे हैं, बचपन गुजार रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। क्या आप रेडी के ऊपर पढ़ाइयाँ भी करते रहते थे? जी, रेडी पे ही पढ़ता था। फ़ोन का स्टैंड, उस पर फ़ोन रखता था और ईयरबड्स से मैं लेक्चर सुनता था। और रोटी बेलते रहते थे? जी। ऐसा कोई था जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करता था? नहीं बता सकता। बिना नाम लिए आप बोल सकते। जी, था कोई एक, उन्होंने क्लास में भी एक बार बोला था कि क्या भाई ये। कभी आपने सोचा था कि अगर नीट नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूँगा? कोई प्लान भी बनाया था? नहीं सर, मेरे लिए कोई प्लान भी नहीं था। मुझे पता था या तो नीट करना है या तो पटरी पे ही रहना है। मेरे हाथ में इतना ही है कि यहाँ से कम मैं आपकी मेडिकल कॉलेज में जितनी भी फीस हो वो मैं पूरी तरह से यहाँ से बेयर करूँगा। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ बैठे हैं शहजाद, जो कि कश्मीर के लिए शान की बात है। शहजाद आते हैं कश्मीर के गाज़ियाबाद शहर से, जहाँ पे ये एक नान बनाने की रेडी लगाते हैं और क्रॉकरी की रेडी भी लगाते हैं, जहाँ चम्मच छुरी वगैरह ये बेचते थे। इस वर्ष इन्होंने नीट की परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन नंबर हासिल किए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में एडमिशन ले लिया है। अब ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं। शहजाद ना सिर्फ कश्मीर के लिए, भारत के हर उस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो इस टाइम जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है और बड़े सपने देखता है। तो यस, ऐसे सपने पूरे होते हैं, शहजाद के हुए हैं। शहजाद से उनकी कहानी सुनेंगे। सबसे पहले शहजाद, बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू सर। डॉक्टर बनने जा रहे हो आप? जी सर। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि एक ऐसी जगह से जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना आगे बढ़ सकते हैं, मैं MBBS करने जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर वाले भी खुश हैं, सारे रिलेटिव्स खुश हैं और गांव में भी हर कोई खुश है। प्राउड फील है हर एक को मुझ पे, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे वो भी। मतलब कुछ टीचर्स थे जो कह रहे थे क्या बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते हो तुम, कहाँ पढ़ते हो, दिन भर तो यही मार्केट में देखते हैं। सो बहुत अच्छा फील हो रहा है सबको इस टाइम पे मेरी सिलेक्शन से, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी जगह से उठ के आया और MBBS में सीट हासिल की। पिछले वर्ष आप फिजिक्स वाला के एक ऑनलाइन बैच, नीट ड्रॉपर का जो बैच है जहाँ से नीट की तैयारी, यकीन बैच से पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपके पिछले वर्ष की पूरी कहानी सुनेंगे, फिर और बचपन की कहानियाँ सारी। सबसे पहले पिछले वर्ष की कहानी सुनाएं, जो आपकी नीट की तैयारी थी। नीट की तैयारी 11th मैंने स्टार्ट की। जो आपके YouTube के लेक्चर्स थे वही से मैंने पहले पढ़ाई की थी। पूरा फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद अर्जुना बैच स्टार्ट हो गया तो मैंने अर्जुना बैच ले लिया। 2021 में अर्जुना बैच मैंने ले लिया। जब आप 11th क्लास में थे? जी, 11th क्लास में अर्जुना बैच ले लिया और उसमें मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री कवर की और बायोलॉजी की NCERT दीदी ने मुझे पढ़ाई उस टाइम पे। उसके बाद 1 जनवरी 22 को मैंने यकीन बैच लिया, क्योंकि उस टाइम पे यकीन का 12th स्टार्ट हो चुका था और लक्ष्य के साथ हम कोप अप नहीं कर पाते थे। कश्मीर बोर्ड का एक्चुअली साइकिल थोड़ा भारत के बाकी बोर्ड से अलग होता है। मतलब अभी ठीक है, अभी मार्च सेशन ही है, उन दिनों अक्टूबर में बोर्ड एग्जाम सेशन होते थे। उस दिन यकीन बैच में 12th स्टार्ट हो चुका था तो मैंने वही से स्टार्ट किया। और उस वक्त यकीन पे आपको MR सर से फिज़िक्स पढ़ी और जो केमिस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक मोहित दादी सर से पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से, और फिज़िकल केमिस्ट्री जो थी जो वो मैंने पंकज सर के YouTube वीडियो से की थी फिज़िकल केमिस्ट्री। और जो 11th फिज़िकल केमिस्ट्री वो ऑलरेडी डोली मैम से मैंने की थी अर्जुना बैच में। और जब आपने 1 जनवरी को यकीन बैच खरीदा तो आपको 50% डिस्काउंट? जी, 50% डिस्काउंट मिला था। 2000 में वो बैच उस टाइम पे मुझे मिला था। ऐसा तो नहीं था आप इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि डिस्काउंट है? नहीं सर, एक्चुअली उन्हीं दोनों एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो डिस्काउंट भी मिला तो मैंने उसी दिन ख़रीद लिया वो बैच। एक टीचर ने उसके पैसे दिए थे, हमारे हेडमास्टर सर थे, उन्होंने ही उस बैच के पैसे दिए थे मुझे उस टाइम पे। कौन है वो? गुलाम मोहिद्दीन डार सर। गुलाम मोहिद्दीन डार सर जी, उनको मैंने फ़ोन किया कि मुझे बैच ख़रीदना है तो उन्होंने ही 2000 ट्रांसफ़र किया उस टाइम पे। क्या बात है।
जी उन्होंने उनसे बहुत- मिले सिलेक्शन के बाद? जी हमेशा ही मिलता हूँ, वो मार्केट में आते हैं मेरे पास, हमेशा गाड़ी रोकते हैं वहाँ पे। मार्केट में आते हैं? जी और मार्केट में आप उस टाइम वो नान बेच रहे होते हो? जी वहीं पे आते हैं। थोड़ा अपना दिनचर्या बताओ कि नान आप सुबह बनाते हो, पढ़ाई कब करते हो, कैसे किया? जी सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैं उठता हूँ। उसके बाद वो नान भाई की शॉप पे काम होता है, डोह मेकिंग होती है। उसके आटा बाद गूंथना। हाँ। जी उसके बाद रोल करते हैं हम रोटी को। जब रोल करते हैं तो उसमें 1 डेढ़ घंटा लगता है, क्योंकि 200-300 नान होते हैं बनाने उस टाइम पे। लवासा बोलते हैं हम उसे जी, रोल बेलन बेलन से। से जी। हाँ। तो उस टाइम पे मैं फ़ोन स्टैंड था फ़ोन का स्टैंड, उस पर फ़ोन रखता था और ईयरबड्स से मैं लेक्चर सुनता था। और रोटी बेलते रहते थे? जी और उसी काम में लास्ट के 2-3 महीनों में मेरा जो छोटा भाई है 8-9 साल का है, वो रोल वही करता था लास्ट के। वो बहुत सवेरे सुबह उठता था, मतलब उसकी नींद ज़्यादा खुलती नहीं, लेकिन उन दिनों मेरे लिए वो उठता था, वो सारा काम मतलब 1 डेढ़ घंटा बचाता था। उसमें मैं जो टेस्ट्स में मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हों या डीपीपीज में गलत हुए हों, वो मैं उस टाइम पे रिवाइज़ किया करता था। सो जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस का रिवीजन है वो मैंने उसी की वजह से किया है। सुबह सुबह आटा गूंदने का जी। काम, रोटी बनाने का उसका। जी तो आप फिर कब उठते थे सुबह? 4 साढ़े 4 बजे। तब सबसे पहले रोटियां बेलना होता जी। था और साथ में मोबाइल सामने लगा के, हेडफोन लेक्चर लगा के जो लेक्चर। पिछले दिन किया था उसको रिवाइज करता था। मतलब फिजिक्स में ज़्यादातर जो रिवीजन है वो मैंने ऐसे ही किया है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस अलग से करता था। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे मार्केट निकलता था, वहाँ भी 3-4 घंटे लगता था ये रोटियां बनाने में? नहीं 2-3 घंटे लगते थे। उसके बाद मार्केट जाता था, वहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते थे। सामान निकालना होता था, सजाना पड़ता था सामान। कितनी दूर था मार्केट घर से? मार्केट 5 मिनट दूर है बस। पैदल चले जाते थे? जी पैदल चले जाते। तो वहाँ पे सामान सजाने के बाद फिर से घर आना पड़ता था। एक और रोटियाँ और एक किस्म की रोटी होती है, कुलचा बोलते हैं हम उसे। कुलचा? जी। उसमें अंदर आलू भरते हैं? नहीं नहीं। सब आटा ही होता है, बस घी वाली रोटी और होती जो सुबह रोटी बना रहे थे लवासा, जी। वो कितनी बड़ी होती है? है। वो प्लेट जितनी बड़ी होती प्लेट जितनी बड़ी? है। हाँ छोटे प्लेट जितनी। इतनी हाँ, बड़ी? इतनी बड़ी। और इसको खाते किस चीज़ के साथ है? चाय, नमकीन चाय के साथ। ये नमकीन होती है चाय के साथ? नमकीन चाय होती है। नमकीन चाय? रोटी भी नमकीन है, चाय भी नमकीन है। कश्मीर की फेमस चाय है। मैंने नहीं पी यार, मुझे पीनी है आके। तो इसको तोड़ के डुबा के चाय में खाया जाता है? कोई डुबा के भी खाता है और कोई वैसे भी। बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर वापस आते हो, फिर कौन सी रोटी बनाते थे? कुलचा वो दिन में खाते हैं और मेहमानों को वही देते हैं, कुलचा मेहमानों को ही देते हैं। कुलचा किस चीज़ से खाया जाता है? वो भी नमकीन चाय हो या लिप्टन चाय हो, आई मीन ये शुगर वाली, हाँ। उसके साथ भी कुलचा खाया जाता है। ये पूरे सुबह से शाम तक जी क्या आप रेडी के ऊपर पढ़ाइयाँ भी करते रहते थे अपनी? जी रेडी पे ही पड़ता था तो मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि कोई ग्राहक आ गया रोटी दो और आप? हाँ वो भी होता है, मतलब कि उस वक्त ईयरफोन बंद करके ग्राहक भी संभाल लेता था। अगल बगल सब तो रेडी वाले आपको देखते होंगे, ये क्या कर रहे हो आप? उन्हें पता था, मतलब जब उनसे कोई पूछता था तो नज़र ना लगे इसलिए बोलते थे कि भाई लव में फंस गया, ये डीप लव है इसका। लव तो, में? जी डीप लव जी में फंस गया है ये? जी फ़ोन पे ही रहता है दिन भर ताकि नज़र ना लगे किसी की कि पर ये बात वो लोग इसलिए बोलते थे कि आपको नजर ना लगे? जी वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत प्यारे लोग हैं। मतलब जब भी जो मेरी कॉलेज की लाइक ये पैंट शर्ट 2 पैंट शर्ट्स उन्होंने दी और शूज़ भी उनके ही हैं। लेक्चर्स तो आप लाइव देख ही नहीं पाते होगे? नहीं लाइव कभी नहीं देखा मैंने, हमेशा रिकॉर्ड ही देखे हैं। और दुकान पे इंटरनेट, मोबाइल में इंटरनेट रहता था? जी मोबाइल में इंटरनेट है। फिर क्या होता था उसके बाद? उसके बाद घर आ जाता था 7 साढ़े 7 बजे। फिर 9 या 10 बजे ही सोता था मैं खाना खाने के बाद। हमेशा मतलब कि 6-7 घंटे से कम नींद मैंने कभी नहीं ली, क्योंकि हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता उसकी वजह से। सो 9-10 बजे ही मैं सोता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही बच्चे ने कि आपको जीवन में कम से कम 6 घंटे तो रोज़ सोना चाहिए। जी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार किया था 3 घंटे 4 घंटे सोया था, फिर तकरीबन 4-5 दिन इंसान डिस्टर्ब रहता है, कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने वो सब कुछ, बुरी आदत है ये कम सोना भी, क्योंकि लाइफ में नींद अच्छी तो करनी ही चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। जीवन जीने का मतलब ही क्या, अगर चैन से सो भी ना पा रहा हो इंसान
है ना। हफ्ते में कम से कम एक दिन तो आप 8 घंटे की नींद जरूर लें, कम से कम एक दिन। बाकी दिन भी कोशिश करें कि 6-7 घंटे सोएं, और एक दिन हफ्ते में चैन से 8-9 घंटा सो लीजिए। बहुत कुछ हम लोग जीवन में ऐसा करते हैं जहाँ पे आप समय बचा सकते हैं, नींद में वो समय कम से कम आप ना जी। बचाएं। फिर पढ़ाई कब करते थे? दुकान से लौट के पूरे दिन तो दुकान पे थे आप? जी, दुकान पे ही तो पढ़ता था, और जो शाम को आता था मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो थी घर में ही करता था, क्योंकि डीपीपीज वगैरह रफ बहुत यूज़ करना पड़ता था, और जो काम बचता था दिन भर, मतलब कि मैं जो स्ट्रेटजी बनाता था वो मैं बस 11 बजे से 6 बजे तक के बनाता था। जो फिर बचता था, मतलब बैकलॉग जिसे हम कह सकते हैं, वो मैं घर आने के बाद करता था, और जो भी मतलब रॉन्ग हुआ हो वो अलग से लिख के रखता था मैं, उसकी अलग से मेरे पास कॉपी है, जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए या कुछ, उसकी अलग से कॉपी है, उसके लिए भी मैं टाइम निकालता था। थोड़ा पीछे चलते हैं, दुकान पे जाना कब से शुरू हुआ और उस वक्त आप पढ़ाई में कैसे थे? दुकान पे जाना 4th क्लास से, 4th और 5th क्लास से शुरू हुआ मेरा। चौथी या 5वीं क्लास में आप थे? उससे पहले हमारे 2 दुकान घर में ही थे, एक ये नानवाई का शॉप, दूसरा फुटवेयर शॉप। फुटवेयर? जी। लेकिन मार्केट एक्सपांड हो गया बहुत ज़्यादा, और फाइनेंशियल कंडीशंस भी वैसी नहीं थी। माँ को अचानक से रेमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, और दुकान के अलावा हमारा और कोई ज़मीन खेत ऐसा कुछ नहीं है, तो जो भी है दुकान ही है। जब मार्केट एक्सपांड हो गया तो हमें मार्केट निकलना पड़ा, दुकान लेने की औकात नहीं थी उस टाइम पे, तो पटरी ही लगानी पड़ी। पटरी? जी। पटरी। रेडी। उसको पटरी बोलते हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं नहीं पता। बोलते हैं। रेडी को वहाँ पे पटरी बोला जाता है। उसके बाद बीच तो में रेडी लगाने में ये परेशानी आती है कभी कि कोई आ गया कि हटाओ इसको, ये जगह तो नहीं है? हाँ सर, 2-3 बार हटाया भी गया वहाँ पे। मतलब इससे पहले हमारी जो रेडियाँ थी वो 2-3 साल के लिए वो बंद भी थी, मतलब ज़्यादा सामान उठाना नहीं पड़ता था। फिर रोड वालों ने हटा दिया कि फिर वो टायर वाली लगानी पड़ी। उसमें ज़्यादा मतलब उससे पहले 1 घंटे का अगर काम होता था लगाने में, उसके बाद 2-2.5 घंटे तक भी पहुँच गया कभी कभी, और नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे। तो आप 4th-5th क्लास में थे, मम्मी की तबीयत खराब हुई, फिर पटरी पे निकले मैं और मेरा भाई, वो क्रॉकरी बेचता था और मैं फुटवेयर। उसके बाद पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई, और ये जो बेकर शॉप है वो हमें बंद करना पड़ा कुछ साल के लिए। फिर 8th में फिर से खुला, उसकी वजह से काम और बढ़ गया मेरा। 8th में ही दीदी ने बोला कि अभी आप पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे तो कुछ आगे अच्छा कर सकते हो, पढ़ाई में अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। दीदी कितनी बड़ी हैं आपसे? 3 साल बड़ी है मुझसे। 3 साल बड़ी जी। हैं। और इनकी जो दीदी इसको बोल रहे हैं, उन्होंने भी नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और वो अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पढ़ रही हैं, सेकेंड ईयर MBBS की छात्रा हैं। जी। हाँ, और वो भी यकीन बैच में पढ़ी हुई हैं। बड़ी अच्छी कहानी है। जिस साल मैं यकीन में था, जिस वाले यकीन में मैं था, उसी में वो भी थी। क्या बात है। फिर क्या हुआ? उन्होंने 8th में बोला कि आप पढ़ लो, तो मैंने पढ़ा। तो 8th के एग्ज़ाम के बाद मैं क्लस्टर टॉपर रहा, मतलब लाइफ में मैं कभी भी टॉप 10 में नहीं आया था तब तक क्लास में, मतलब 10 के अलावा ही मैं रैंकिंग में रहता था। लेकिन उस दिन पहली बार क्लस्टर टॉप मैंने किया। तो क्लस्टर मतलब सारे सेक्शंस में? मतलब कि 2-4 स्कूल्स होते हैं। तो 4 स्कूल के आप टॉपर बन गए? जी। पहली बार हुआ था ये? पहली बार। कैसा लगा था? तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे, तो बहुत कॉन्फिडेंस फील हुई मुझे कि सच में, मतलब अगर मैं 4 स्कूल से आगे से ज़्यादा कर सकता हूँ तो ओबियसली लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर ही सकता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस मिली, बहुत तारीफ़ भी मिली लोगों की, तो उसकी वजह से मैं बहुत खुश हुआ, और मुझे ये फील हुआ कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए। फिर 9th से ही मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब कि घर में भी मैं किताबें खोलता था। और 9th में वहाँ पे हालात ख़राब थे, तो कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव, वहाँ पे एक NGO है जो स्कॉलरशिप्स देती है लोगों को, मतलब 9th से स्कॉलरशिप होती है मेरिट बेस्ड। कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव। कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। फिर जी, उन्होंने फिर घर में पेन ड्राइव्स भेजे, तो उनसे ही मैंने पढ़ाई की, मैथ, साइंस। इन पेन ड्राइव में कंटेंट होता था पढ़ाई का? कंटेंट लेक्चर्स होते थे ऑनलाइन। और ये टीचर्स कश्मीर के ही थे जो रिकॉर्ड करते थे? नहीं सर, बाहर के टीचर्स थे जो रिकॉर्ड करते थे। वही भेजा, तो वहीं से थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ऑनलाइन भी कोई सिस्टम होता है,
पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी। और फिर 10th में भी ऐसे ही पढ़। उस वक्त की जब आप बात कर रहे हैं 9th-10th में थे, तब कश्मीर में पेन ड्राइव से ऑनलाइन पढ़ने का कल्चर ज़्यादा था क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम होती थी, ये वो इंटरनेट वक्त की है? प्रॉब्लम थी जी, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो पेन ड्राइव्स उन्होंने भेजे थे अपने स्कॉलर्स को जिनको वो स्कॉलरशिप देते थे। तो उस वक्त मुझे याद है, मैं एक बच्चे से मिला हूँ, सेलेक्ट भी हो गया है, आज वो डॉक्टर बन रहा है, MBBS कर रहा है, GMC में ही है। उसने एक कहानी सुनाई थी कि वो हर महीने ट्रेन पकड़ के दिल्ली आता था जी यहाँ सारे लेक्चर डाउनलोड करता था, जी, बहुत लोग फिर वहाँ जाता था, पढ़ाई करता था। बहुत लोग वैसे भी करते थे, लेकिन हमें पेन ड्राइव्स वहीं से मिले। अभी ठीक हो गया इंटरनेट? जी अभी अच्छे से, जब से 11 में आया हूँ तब से कभी इंटरनेट अच्छा हो गया जी है? अच्छा हो गया। फिर 10th में भी थोड़ा सा ऑनलाइन, और स्कूल में भी बहुत अच्छा गाइड किया, बॉयज़ हाई स्कूल सुपरनागा ने। तो 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, 486 थे 10th में। तो उससे भी कॉन्फिडेंस मिली, मतलब कि अच्छा ही करता जा रहा हूँ, इम्प्रूव ही करता जा रहा हूँ खुद को, और बहुत तारीफ़ें भी मिली लोगों की। तो उसकी वजह से अंदर से एक अच्छी फीलिंग होने लगी कि इतनी दुनिया नहीं है। आपके पिताजी 10th तक पढ़े हैं जी, और माता शीन ने पढ़ाई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। घर में फिर भी पढ़ाई का माहौल कैसे है? सर वो उन्हें पता है, मुझे नहीं पता कैसे है। मतलब वो पहले से ही बहुत कॉन्शियस थे कि जैसे वो रहे हैं, जिन कंडीशंस में वो रहे हैं, मतलब कि मेरे दादाजी भी बहुत टाइम बीमार रहे, उसकी वजह से जो बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो पापा मम्मी ने हमेशा ये सोचा कि बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो वो कुछ अच्छा कर लेंगे, मतलब उनकी जैसी ज़िंदगी ना हो हमारी, इसलिए हमें पढ़ाया उन्होंने। उनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत ख़राब थी। पापा को ज़्यादा बोझ सामान उठाने में डॉक्टर ने मना किया था, और जो ये नानवाई का काम है ये भी करने से मना किया था। लेकिन फिर जब फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी नहीं रही, पटरी पे ही सब कुछ नहीं चल रहा था, तो हमें नानवाई का काम फिर से शुरू करना पड़ा। उनको अभी भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी बहुत हाई BP भी हो जाता है, रास्ते पे ही कभी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं हमारे लिए। तो ज़्यादातर काम मुझे ही करना पड़ा, मतलब कि 7 to 8 आवर्स ऑफ वर्क पर डे रहते थे मेरे, और वो भी एक्सटेंसिव, मतलब कि जहाँ पे भी मुझे लगता था कि मैं टाइम बचा सकता हूँ वहाँ पे बचा लेता था। हर एक काम परफेक्शन के साथ करता था। लाइक जो मतलब नान भी परफेक्शन से बनाते थे? जी, ये होता है, जिस इंसान को आदत होती है वो कोई भी काम हो उसको परफेक्शन से करेगा, छोटा बड़ा कैसा भी काम हो। लाइक जो हमारे जो रेडी हैं मार्केट में, वहाँ पे जो सामान होते हैं छोटे छोटे, लाइक चाकू होते हैं, ताले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो मैं उन्हें एक बार में किसी बड़ी सी ट्रे में सजा के रखता था ताकि हर दिन ना लगाना पड़े, तो उससे बहुत आसानी होती थी मुझे। तो 11th में मैंने फिर अर्जुना बैच ज्वाइन किया, उसमें अच्छे से फिज़िक्स केमिस्ट्री की, और दीदी ने बायोलॉजी करवाई खुद NCERT। फिर 12th में यकीन बैच से मैंने, मतलब 2022 का जब तक एग्ज़ाम हो गया 12th में यकीन, क्योंकि आपका कश्मीर का एग्ज़ाम साइकिल डिफरेंट था तब, इस वजह जब तक एग्ज़ाम हो गया था तब तक मेरा सिलेबस लगभग 70-80% कम्प्लीटेड था। फिर बायोलॉजी NCERT ही ज़्यादा की मैंने, और जो यकीन के लेक्चर्स थे वही किए, उम्मीद की DPPs मैंने की, और जो वो है मतलब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री उसमें भी मैं DPPs यकीन बैच की नहीं, उम्मीद बैच की करता था, क्योंकि वो कम रहता था, तो मेरे लिए वो काफ़ी था। क्योंकि पढ़ते यकीन से थे जी, DPP उम्मीद की करता था। तो मास्टर सेम थे दोनों में या डिफरेंट हो जाते थे? नहीं, डिफरेंट हो जाते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब क्वेश्चंस तो करने ही थे जहाँ से भी हो। आपने बताया आप 4th क्लास से नान बनाने का काम, रेडी लगाने का काम कर रहे हो। 4th क्लास मतलब लगभग 10-11 साल का बच्चा। 10-11 साल का। पहली बार जीवन में ये सब काम करना जब आपने शुरू किया, 10-11 साल का एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, अचानक से एक दिन वो दुकान पे, सड़क पे जाता है, पटरी पे रेडी लगाता है, ताला चाबी बेच रहा है, या वो चूरा बेच रहा है, चम्मच या नान। कभी ऐसा लगता था कि भगवान ने या ऊपर वाले ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, बाकी सब बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं? कि बाकी लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब खेल कूद भी रहे हैं, बचपन गुजार रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर घर वाले भी बहुत सपोर्टिव थे, कभी ऐसा फील नहीं होने देते थे कि लो फील नहीं होने देते थे वो मुझे कभी भी। और दीदी थी तो
ओबियसली हमेशा कॉन्फिडेंस देती थी कि तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, आप खेलते हो नहीं खेलते हो, जो नहीं खेलते वो ज़्यादा बड़े आदमी बन जाते, लाइक दैट। राइट। पर आपके घर में मैंने देखा कि इतने कंजर्वेटिज्म नहीं था, बहन की पढ़ाई को भी बहुत प्रेफरेंस दिया घर वालों ने, जी और दीदी को भी उतनी ही पढ़ाई कराई जितनी आपको कराई, जी और वो भी डॉक्टर बने। जी। इस बारे में थोड़ा बताओ, क्या आपके अगल बगल सोसाइटी में भी ऐसा ही माहौल था, या पिताजी इन सब के अलग सोच रखते थे कि लड़कियों को भी पढ़ाना है? जी मेरे पापा अलग सोच रखते हैं कि लड़कियों को भी पढ़ाना है। कई बार कई लोग कहते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं देना चाहिए, मतलब उसकी वजह से बहुत लोग घर पे भी आते थे, लेकिन पापा घर पे आके मना करते थे कि पढ़ाई मत कराओ, जी पढ़ाई बहुत लोग- मत कराओ, ये बोलने आते थे जी लोग। ताने भी देते थे बहुत लोग कि लड़कियां जब पढ़ती है तो ख़राब हो जाती हैं बाहर जाने से। लेकिन पापा उस टाइप के नहीं थे, उन्हें पता था कि मेरे बच्चे, मतलब कि उन्हें कोई भी, मेरी भी कोई भी कंप्लेंट करे तो वो कभी माइंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता, उन्हें भरोसा है हम लोगों पे। मगर इस भरोसे के लायक भी उन्होंने ही हमें बनाया है। ये कंजर्वेटिज्म क्यों है लोगों के अंदर कि लड़कियां पढ़ती हैं तो खराब हो जाती हैं? लड़के भी पढ़ के खराब होते हैं और इंसान बिना पढ़े। और इल्म, नॉलेज तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर किसी को लेनी चाहिए। ये ट्रेंड क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको? जी बहुत चेंज होता हुआ दिख रहा है जब से, मतलब हमारे गांव में कई लोग हैं, मतलब एक और डॉक्टर भी है हमारे गांव में, और एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिल रही है वहाँ पे। जब मतलब ज़्यादा जब से वो हाई स्कूल में हमारे नए हेडमास्टर आए थे, मोहिद्दीन सर, तो उन्होंने इस तालीम के सेक्टर को उन्होंने अलग रंग दिया। मतलब उन दिनों लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकाल के उसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलवाते थे जब वो वहाँ पे थे। क्या बात है। बहुत डेवलपमेंट हुई उनकी वजह से, और फाइनेंशियली भी बहुत बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब माइंड सेट भी बहुत पेरेंट्स का बदल दिया उन्होंने। इस पूरी जर्नी में जब क्लास 4th से आपने सड़क पे रेडियो गाना शुरू किया, साथ में पढ़ाई की, नीट का एग्ज़ाम निकाला, इस पूरी जर्नी में कोई रिलेटिव्स थे जो सपोर्ट में आए, कोई रिश्तेदार थे जो सपोर्ट किए? जी सारे रिश्तेदार अच्छे ही थे, मतलब कि हमारे घर में ही ज़्यादा तालीम, मतलब हमारे गांव में ज़्यादा तालीम नहीं थी, हमारे ख़ानदान में, हमारे गांव के हमारे ख़ानदान में। बाकी सारे रिलेटिव्स जो हैं, आप अपने पूरे खानदान के, पूरे गांव के दूसरे डॉक्टर बनोगे, पहले नहीं, क्योंकि पहली तो दीदी बन गई। डॉक्टर दूसरा बनूंगा। मेरे दीदी कज़न बन है गई आपकी। पुलिस में है। हाँ, अच्छा जी वही से ये मुलाजमत वही से आई है, कज़न पुलिस में। मुलाजमत मतलब? मतलब थोड़ा मेरा उर्दू कमज़ोर है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को लेके, सरकारी नौकरी को लेके वहाँ लोगों के अंदर बहुत ऑब्सेशन है, बहुत उनको लगता है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए या जी। प्राइवेट में। नहीं, ज़्यादा यही गवर्नमेंट जॉब ही प्रेफर करते हैं वहाँ पे। क्या कारण होता होगा? स्टेबिलिटी। ऐसा कोई था जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करता था? नहीं बता सकता। बिना नाम लिए आप बोल सकते हो। जी था कोई एक, उन्होंने क्लास में भी एक बार बोला था कि क्या भाई ये जो थे क्या करते हैं, पटरी वालों को भी आने देते स्कूल में, ये यहाँ आके क्या करेंगे। तो उससे बहुत डिमोटिवेशन मिली। लेकिन फिर दीदी ने जल्दी से 2-3 दिन डिप्रेशन रहा, तो फिर दीदी ने संभाला कि इससे कुछ नहीं होता, करके दिखाओ। मतलब कि फिर मैं उस स्कूल से जाने भी लगा था। मतलब पापा ने बोला था कि लीविंग सर्टिफिकेट डालते हैं, कहीं और भेज दूंगा तुम्हें। लेकिन फिर माँ ने बोला तो क्या फ़ायदा अगर तुम इससे ही पढ़ के अपना नाम ना बना पाओ। बहुत कॉन्फिडेंस दिया उस टाइम पे मम्मी पापा ने, दीदी ने भी। मुझे नहीं लगता आप रेडियो को लेके आज अशेम्ड हो, मुझे तो लगता है आपको प्राउड होना चाहिए। हाँ सर, उसी प्राउड ने आपको हूँ जहाँ मैं। तक पहुँचाया। जी उसी ने पहुँचाया। मतलब अगर नहीं होती शायद मैं भी खेलने वालों में से ही होता। रियलिटी यही है। मतलब कि मुझ में कॉन्फिडेंस जो आई उसी की वजह से आई। मतलब कुछ करना है, अच्छा कुछ करना है, यहीं पे बेइज्जतियाँ नहीं सहनी है। कमरे में अंधेरा ना होता तो तुम उजाले की तलाश ही क्यों करते? आपका बचपन कैसा रहा कश्मीर का? क्योंकि उस वक्त जो हम लोग ने मूवीज़ में कश्मीर देखा, क्या वैसा ही कश्मीर है या मूवी में कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके ज़्यादा दिखा ही रहे हैं? दिखाते हैं, वैसा नहीं है। मतलब जैसा यहाँ नॉर्मल ही है सब कुछ, वहाँ पे भी। बट आपके पिताजी हमेशा चाहते थे कि आप पढ़ाई लिखाई करके कुछ जी। बहुत बड़ा बने। इस पे मेरा एक आपसे सवाल है शहजाद, कि आप बहुत कठिन परिस्थितियों में नीट का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। जी कठिन परिस्थिति, माता पिता के भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पिताजी बीमार रहते थे, आप
रेडी लगा के चाकू छुरी बेचते थे, चम्मच बेचते थे, नान बेचते थे और नीट की तैयारी करते थे। जी अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। जी मानते हैं कि आप धीमे धीमे ग्रो करते हुए CMO बन जाते हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर। जी अपने एरिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर को ये देखना होता है कि उस एरिया में मेडिकल रिलेटेड किसी को कोई परेशानी ना हो। जी। आप क्या क्या करना चाहोगे कश्मीर में अपने एरिया के लिए, अगर आप चीफ मेडिकल ऑफिसर बनते हो, कि आप जैसा बच्चा जो परेशान है वो भी डॉक्टर बन सके? सर मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत काम करती है, तो मैं उन्हें हेल्प करने की सोच रहा हूँ। नीट की तैयारी में कई दिन ऐसा जाता है जब लगता है कि हाँ मेरा नीट निकल जाएगा, और कभी कभी लगता है मैं बहुत दूर हूँ, मैं तो कट ऑफ भी नहीं पार कर पाऊँगा। ऐसे में एज अ नीट एस्पिरेंट कभी आपने सोचा था कि अगर नीट नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूँगा? कोई प्लान भी बनाया था? नहीं सर, मेरे लिए कोई प्लान भी मैं कॉलेज का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के मतलब मेरा कोई प्लान भी नहीं था। मुझे पता था या तो नीट करना है या तो पटरी पे ही रहना है। मतलब मेरे पास अभी तो ऑप्शंस है कि अभी MBBS करना है, मतलब कि लाइफ लॉन्ग पढ़ना ही है, लेकिन नीट से पहले पता नहीं था कि अब आगे पढ़ना है या यहीं पे रहना है। तो नीट कहीं ना कहीं पहले आपकी चॉइस और बाद में द ओनली वे। जी, ओनली वे। द ओनली वे, मजबूरी भी कह सकते हैं लास्ट जी, में, द मजबूरी। ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस। और कोई चारा नहीं था मेरे पास। आपको कभी फील होता है कि आप अपनी स्टोरी के हीरो नहीं हो, दीदी स्टोरी की एक्चुअल हीरो है? जी उसको कभी बताते हो कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है? नहीं बता। कभी बताया जाके कि तुम हीरो स्टोरी के? नहीं, नहीं। कभी बताओगे आगे? आज तो बैठी है सामने। आज तो सुना ही उन्होंने। कभी डायरेक्टली बात नहीं हो पाती। लड़ाई झगड़े होते थे दीदी से? जी होते हैं, हाँ। हर घर में होते हैं। मार खाए हो? हाँ, बहुत बार। मैं भी। आखिरी बार कब खाई? आखिरी बार नीट से पहले 5-6 दिन। मार? जी अभी इतने बड़े होके हाँ। पिट जाते हो तुम अभी तक? हाँ, अभी भी पिट जाता हूँ। मैं तो पिटता नहीं, मैं तो 1 महीना हो गया मुझे पिटे। पिछली बार मेरे को 11th में दीदी ने एक थप्पड़ मारा था, आखिरी जो मुझे याद है। बहुत करारा थप्पड़ मारा था मेरे को क्लास 11th में। मैं कॉरिडोर में खड़ा था, उसने मुझे थप्पड़, वो अभी तक याद है। मेरी ही गलती थी तब भी, मुझे पता है। बहुत अच्छा लगा शहजाद आपसे मिलके। यू आर एन इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर कश्मीर बट फॉर होल इंडिया, एंड आई थिंक योर सिस्टर इज़ ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर all the girls out there in Kashmir, especially girls out there in the rural India। उन लड़कियों के लिए आपकी बहन बहुत इंस्पिरेशन है जो अपने घर के हालातों से लड़ते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, फिर भी लड़ झगड़ के निकालते हैं। उसके बाद आप जैसा एक भाई भी कमांडो ट्रेनिंग करके डॉक्टर तक पहुँचाते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। शहजाद, आपकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। आपने बहुत सारा संघर्ष किया जीवन में, रोड पे रेड़ियाँ लगाई, कभी आपने चम्मच बेचा, कभी छुरी बेची, कभी आपने नान बेचा। अब यहाँ से आप कॉलेज जा रहे हो और आप अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़के आए हो। अब मेरे हाथ में इतना ही है कि यहाँ से कम मैं आपकी कॉलेज की फ़ीस में आपका पूरा हेल्प करूँ। तो यहाँ से आपकी मेडिकल कॉलेज में जितनी भी फ़ीस होगी वो मैं पूरी तरह से यहाँ से बेयर करूँगा। और आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आप जैसे बहुत नौजवान की ज़रूरत है कश्मीर को ऊपर लाने के लिए। शहजाद की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग थी हम सभी के लिए, चाहे वो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, IIT की, UPSC की, कोई इंसान नौकरी करना चाहता हो, कोई भी वो व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, बड़े सपने देख रहा है, उन सभी के लिए शहजाद की ये कहानी बहुत ही मोटिवेटिंग थी। फिर मिलेंगे एक दूसरी कहानी के साथ। जय हिंद।